चलिए हम आ जाते हैं सेमेस्टर 4 का नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट एरिया पीजीबीपी के अंडर में। ये हम लोगों का 8 नंबर क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। 8 नंबर क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक 7 क्लास तक मैंने आप लोगों को में फर्स्ट क्लास कराया था इंट्रोडक्शन, और बाकी 6 क्लास में सिर्फ एक्सपेंसेस अलाउड के ऊपर मैंने काम किया। जहाँ पर डिप्रिसिएशन के ऊपर 3 क्लास था, नॉर्मल डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32 AD, 2 था साइंटिफिक रिसर्च, एक था साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, एक था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर, और 6 नंबर क्या था? 6 नंबर था आपका जनरल अलाउबल एक्सपेंसेस, जहाँ पर छोटा छोटा आइटम था, जनरल डिडक्शन, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो ये सब हम लोगों ने करा के रखा था अलाउबल एक्सपेंसेस। अलाउबल एक्सपेंसेस मतलब जो स्पेसिफिकली अलाउड है कहीं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज में हम लोग जो बात करेंगे जो एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली डिसअलाउड है, मतलब यस इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, इवन it is a revenue expenditure as well as connected with the business, yes, both conditions satisfied, तब भी ये क्या इलीगल है? नो, नॉट एट ऑल इलीगल, वेरी मच लीगल एक्सपेंसेस, बिजनेस के साथ संबंधित है, तो तब भी इसको डिसअलाउ किया जाता है। यस, ऐसा 3 एरिया आपका सिलेबस कवर करता है। बहुत सारा है लेकिन है आपका सिलेबस में 3 एरिया। मतलब हम लोग करेंगे नंबर 1 पेमेंट आप कर रहे हैं फॉर एक्सपेंसेस के लिए टू रिलेटिव्स, फादर, मदर, वाइफ, बच्चा, बीवी, लड़का, लड़की, भाई, बहन, लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट, पापा के पापा, उसके पापा, आपका सन, आपका ग्रैंडसन, सो लीनियन पेमेंट टू रिलेटिव्स, अनरीजनेबल and excessive. Under section 40A2 to payment for expenses in cash or bearer check exceeding rupees 10,000 under section 40A subsection 3। तो नंबर 1 था पेमेंट टू रिलेटिव अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव, 48(2) सेक्शन कवर करेगा। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इन कैश और बेरर चेक एक्सीडिंग 10,000 अंडर सेक्शन 40A3 इसके ऊपर काम करेगा। और 3 एक्सपेंसेस ऑन कैश बेसिस अंडर सेक्शन 43B। ये 3 हम लोग पढ़ेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस में। ओके, तो 3 सेक्शन का अगर हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग का बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट केस में 40A2। छोटा छोटा ही है सब। पेमेंट टू रिलेटिव्स unreasonable and excessive under section 40A2।
क्या बोलता है ये, पेमेंट फॉर एनी expenditure for goods or services to any relative, father, mother, spouse, brother, sister, children, which is unreasonable. आपका बीबी कभी भी चार्टर्ड अकाउंट था ही नहीं, वो हिंदी मीडियम से क्लास 12 तक उसका पढ़ाई लिखाई है और वो भी हिंदी छोड़ के कुछ नहीं जानती है। उसको आपने फिनेंशियल अकाउंटेंट का पोस्ट में डाल के आपका कंपनी में, मतलब आपका बिजनेस में 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। आपको लग रहा है उसको एक पैसा भी मिलना चाहिए? अगर मिलता भी है 20,000 नहीं सर, मैक्सिमम 5,000 मिल सकता है। हम लोग सिखा मीठा के मान लेते हैं। तो अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव मतलब जो मार्केट के रेस्पेक्ट से नहीं होना चाहिए, which is unreasonable and excessive with respect to the fair market value मतलब आपका बीबी जो काम कर रहा है आपके बिजनेस में, उसके लिए तनख्वाह होना चाहिए 5,000, आप दे रहे हैं 20,000। मुझे बोलिए तो हाउ मच अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव? अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव 15,000। मतलब सर 20,000 में 15,000 डिसअलाउड होगा, 5,000 लेके कोई इशू नहीं है। ओके, तो एड बैक जब करेंगे डिसअलाउ बोल के 20,000 नहीं, ओनली डिसअलाउड है 15,000 रुपया। क्लियर? तो पेमेंट कर रहे हो फॉर एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू एनी रिलेटिव्स, आई रिपीट, पेमेंट कर रहे हो एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विस, प्रोक्योर कर रहे हैं आप, गुड्स खरीद रहे हैं, आप कुछ सर्विस ले रहे हैं, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, किसको? रिलेटिव को, विच इज अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव। ये दोनों कंडीशन, तीनों चीज अगर फुलफिल करता है तो ये जो अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव पार्ट है उसको हम क्या करेंगे? डिसअलाउ। देयरफॉर the amount which is unreasonable and excessive shall be disallowed. That which is unreasonable, excessive shall be disallowed. क्लियर? तो अब सवाल आता है क्या प्रोविजन इतना ही है? एग्जैक्टली, प्रोविजन इतना ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। 48 इतना ही प्रोविजन है। हाँ, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, मेन प्रॉब्लम के भीतर तो एक बोल के दे ही सकता है, मतलब कुछ पेमेंट किया है विच इज अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव। आपको कैसे पता चलेगा सर? कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे ही देगा। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी, छोटा क्वेश्चन वहां से सेट हो सकता है। तो मैंने इलस्ट्रेशन आपके सामने रखा है, वहां पर आप दिखाइए तो कितना अलाउएबल एक्सपेंसेस है, कितना डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस है। 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute the expenses allowed and disallowed. Computation of allowed and disallowed expenses. Previous year 2019-20। मैं तो कलम कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा।
3 कलम करूंगा और भी क्लियर होगा। टोटल एक्सपेंडिचर्स अलाउड डिसअलाउड। चलिए ए फर्स्ट क्या आता है? अमित शर्मा इज अ ट्रेडर, salary rupees 15,000 paid to his wife Mrs. Sharma during the year, the market value of similar service is 10,000। आप लोग बोलिए salary to Mrs. Sharma, total expenses क्या था सर? 15,000। मार्केट वैल्यू बोल रहा है क्या? 10,000 उसका वैल्यू हो सकता है 10,000। डिसअलाउड क्या होगा? स्ट्रेट वे में, बिकॉज ये 5,000 क्या है? अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट वैल्यू। ऑलवेज मार्केट वैल्यू को देखने के बाद ही आप कंपेयर कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में देगा 100%, ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। राहुल इज अ मैन्युफैक्चरर, ही परचेज द गुड्स फ्रॉम हिज ब्रदर 1,40,000, वेयर वाज द फेयर मार्केट वैल्यू 1,30,000। परचेजेस फ्रॉम ब्रदर, रिलेटिव ब्रदर, यस रिलेटिव है, तो टोटल एक्सपेंडिचर उसने परचेस के लिए 1,40,000 किया गुड्स के लिए। पहला वाला था सर्विस के लिए, ये गुड्स के लिए 1,40,000। मार्केट वैल्यू है 1,30,000, तो अलाउड है 1,30,000, तो डिसअलाउड कितना होगा? डिसअलाउड होगा 10,000। मुझे सिर्फ डिसअलाउड ही देखना है कितना डिसअलाउ होगा, बिकॉज उसको ही ऐड बैक कर देंगे अगर इनडायरेक्ट अप्रोच में जाते हैं। C, Nasir is a trader, he sells the goods to his brother। Nasir sold goods to brother। मुझे बोलिए तो कितना अलाउड कितना डिसअलाउड? वेरी गुड, डैश। वाई सर? नसीर तो सेल कर रहा है, प्रोक्योर कहां पर कर रहा है? एक्सपेंडिचर कहां पर कर रहा है? नसीर के लिए तो एक्सपेंडिचर है, नहीं है तो रेवेन्यू है। और ये सेक्शन 48 ओनली वर्क फॉर एक्सपेंडिचर, तो अंडर सेक्शन 48(2) इज एप्लीकेबल फॉर एक्सपेंडिचर, नॉट फॉर रेवेन्यू। समझ में आया? डी, Rashid is a trader, salary 25,000 paid to wife who never attended the business। Rashid paid salary to wife, never। कितना सैलरी पेमेंट किया रशीद? 25,000। कितना अलाउड है? पूरा नील, बिकॉज कोई बिजनेस अटेंड ही नहीं करता तो उसका फेयर वैल्यू क्या होगा? नील, तो पूरा ही डिसअलाउड 25,000। नेवर अटेंडेड द बिजनेस, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अनरीजनेबल। एक्सेसिव का मतलब होता है कुछ होना चाहिए का आपने ज्यादा पेमेंट किया, दैट इज एक्सेस। और अनरीजनेबल मतलब होना ही नहीं चाहिए। ई, तनवीर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, परचेज मटेरियल फ्रॉम हिज सिस्टर, खरीद ही सकता है 22, मार्केट वैल्यू 20। तनवीर ना उल्टा, सॉरी, मार्केट परचेस किया 20 में, मार्केट वैल्यू 22।
तनवीर परचेस्ड गुड्स, मार्केट वैल्यू 20, एक्सपेंडिचर किया कितना 20, इसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए 22, तो मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली अपने बिजनेस को बेनिफिट दिया है। तो अनरीजनेबल कहाँ है, एक्सेसिव कहाँ है, एक्सेसिव तो नहीं है, फेयर वैल्यू से अगर ज्यादा देते हैं तो एक्सेसिव, तो यहाँ पर तो फेयर वैल्यू से कम दिया है, तो क्या डिसअलाउड कुछ होगा ना, पूरा ही अलाउड। वाई, नथिंग इज एक्सेसिव, कुछ एक्सेसिव नहीं है। अगर एक्सेसिव नहीं है तो कुछ डिसअलाउंस का भी सवाल नहीं पड़ता है। सर ये क्या एक एसएससी का है, ना ना, ये सब अलग अलग एसएससी है, अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने चार्ट में दिखाया। डन। तो अगर डायरेक्ट अप्रोच में जाएंगे तो अलाउबल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, अगर इनडायरेक्ट अप्रोच में जाएंगे तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। डन। देख लीजिए, तो देखते ही देखते 48 खत्म। छोटा है, अब सभी छोटा है, क्वेश्चन कराते के लिए टाइम लग सकता है और कुछ नहीं। डन। तो नंबर 1 हो गया, तो आप हम लोग नंबर 2 के लिए जाएंगे। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इन कैश और बेयरर चेक। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेरे ज़माने में 20,000 हुआ करता था, लेकिन अब ये 10,000 है। मतलब आप 10,000 के ऊपर कैश कहीं पर पेमेंट नहीं कर सकेंगे। आपको याद है कैट में भी आपने कैश में पेमेंट नहीं किया था, ड्राफ्ट में पेमेंट किया था। मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है अगर एनी पेमेंट करते हैं उसको कैश में आप नहीं कर सकेंगे, आइदर आपको चेक में देना पड़ेगा, वो भी अकाउंट पे ही चेक, नॉट बेयरर चेक। जानते हैं तो बेयरर चेक और अकाउंट पे में क्या अंतर है? अकाउंट पे में ऊपर क्रॉस में अकाउंट पे लिखा जाता है, इसका मतलब है सिर्फ अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, आपके कैश हाथ में नहीं देगा। मतलब बैंक बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है आपका ट्रांजैक्शन का बैंकिंग सिस्टम से ही जाना पड़ेगा अगर वो 10,000 से ऊपर जाता है। बैंकिंग सिस्टम मतलब एक है तो अकाउंट पे ही चेक, दूसरा है एनईएफटी, बाहर स्टेट में कुछ भेजते हो, दूसरा आरटीजीएस, रियल टाइम ट्रांसफर। ये सब टेक्निक है, आप लोग जानते ही हैं बैंक में। मतलब थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे, ऑनलाइन मतलब आपको थ्रू बैंकिंग सिस्टम में से ही जाना है, तो ऑनलाइन तो बैंक से ही जाता है, कैश उठ के जाता है ना। तो ऑनलाइन सिस्टम बैंकिंग व्हाटएवर मे बी द सिस्टम, यू आर पेइंग द अमाउंट थ्रू योर बैंकिंग सिस्टम। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपका बैंक का पासबुक में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करते हैं, होता है तो अलाउड एक्सपेंसेस है। बोल रहा है 10,000 से कम आप कैश में दीजिए, 10,000 से ज़्यादा अगर आपका हो गया तो मस्ट भी उसको आपको चेक, ड्राफ्ट चेक मतलब अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन बैंकिंग, एनी सिस्टम में आप फॉलो कीजिए। इसी दौरान आपको याद रखना पड़ेगा अगर कर लेता हूं तो क्या होगा। तो जितना एक्सपेंडिचर आपने किया है कैश में, वो बिजनेस रिलेटेड होते हुए भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हुए भी, बिजनेस पर्पस होते हुए भी, लीगल एक्सपेंसेस होते हुए भी, अलाउबल एक्सपेंसेस होते हुए भी आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा बिकॉज यू हैव पेड द एक्सपेंसेस इन कैश। तो अगर कैश में आप पेमेंट करते हैं तो उसका स्ट्रेट वे में डिसअलाउड हो जाएगा बिकॉज 10,000 से ऊपर। सर मान लीजिए मैंने 12,000 कैश में दिया है, क्या डिसअलाउड होगा? यस। क्या 2,000 डिसअलाउड होगा? ना, पूरा ही 12,000। जितना कैश में पेमेंट करते हो अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो पूरा अमाउंट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन बेटा याद रखना, एक बिल 18,000 आपने आज दिया, 10,000 कल दिया, 8,000 दोनों ही कैश, क्या अलाउ होगा? यस। मैंने बोला था a sum exceeding 10,000 पेड, एक वर्ड मिस करके रखा था, सिंगल डे, सिंगल बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बिल के लिए 10,000
एक बार दिया 8,000, एक बार दिया दोनों ही कैश, लेकिन दो सेपरेट डेट में हुआ। अगर एक ही डेट में हो जाता है तो डिसअलाउ होता, दो सेपरेट डेट हो जाता है तो डिसअलाउड नहीं होगा। मतलब प्रोविजन जो बोला है उसका कुछ एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन आपको जानना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल, मतलब पहला एक्सेप्शन क्या था, एक ही बिल का 2 बार पेमेंट कर रहे हो लेकिन किसी बार पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है, 2 दिन में पेमेंट कर रहे हो, एक दिन में नहीं। एक 2 दिन 3 दिन 4 दिन में थोड़ा थोड़ा आप कैश में ही देंगे 50,000, कैसे 10 दिन में देंगे 5 5 5 5 5 5 5। आपका वेंडर अगर राजी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 5 5 कैश में दे रहे हो नो इशू, बस 10 10 10 5 दिन में दे रहे हो नो इशू, आपका वेंडर अगर राजी है। लेकिन एक दिन भी अगर 12 आपने 20,000 एक दिन दे दिया कैश में, बाकी 3 दिन 10 10 10 दिया, तो जो 20,000 कैश में दिया वो 20,000 रुपये डिसअलाउड होगा, बाकी 3 जो 10 10 दिया अलाउड। एक ही सप्लायर का 2 बिल, एक बिल 10,000, एक बिल 9,000, दूसरा बिल 8,000, दोनों ही कैश में पेमेंट किया एक ही दिन में, अलाउड और डिसअलाउड 100% अलाउड। वाई? आपने एक बिल का पेमेंट नहीं किया, 2 बिल का पेमेंट किया, तो 2 बिल का पेमेंट आप कर ही सकते हैं कैश में, लेकिन इंडिविजुअल बिल 10,000 से ऊपर कैश नहीं होना चाहिए। तो दिन भी याद रखना पड़ेगा, बिल भी याद रखना पड़ेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, पेमेंट मस्ट बी इन चेक में करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर से करना है, आरटीसीजीएस में करना है, बैंक ड्राफ्ट से करना है, कैश में कर भी लेते हो लेकिन वो सेपरेट बिल है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ही बिल में 2 दिन पेमेंट कर रहे हो, दोनों दिन में ही 10,000 से कम आपका 10,000 एक्सीड नहीं कर रहा है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कभी भी कैश पेमेंट कोई एक बिल के लिए 10,000 से ज्यादा एक बार में जैसे ही करोगे, ये प्रोविजन 40A3 आपके लिए अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही प्रोविजन अट्रैक्ट करेगा, आप लोगों का वो एक्सपेंसेस जितना कैश में दिया वो डिसअलाउड होगा। करेक्ट? चलिए, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस relating in cash or bearer check exceeding rupees 10,000. Under section 40A subsection 3 क्या बोल रहा है? पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इन कैश exceeding rupees 10,000 for a single bill in a single day shall be disallowed while computing
taxable income, taxable business income. For expenses as accruing 10,000 for a single bill in a single day shall be disallowed while computing taxable business income. ओके, तो डिसअलाउड हो जाएगा, shall be disallowed while computing taxable business income. ओके, subject disallowed business income to the extent amount paid in cash और BC मतलब बैरर चेक. कंडीशन the bill amount, that is expenditure amount exceeding 10,000 to payment in cash bearer check. Done. In a single day. Exception मतलब किसी किसी जगह में अगर एक्सपेंसेस करते हो, कैश में भी करते हो, वो अलाउ है. पेमेंट to government, not electricity, okay, government, taxes, etc. मतलब आप चाहे तो म्यूनिसिपल टैक्स कैश में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिकॉज वो गवर्नमेंट का पेमेंट है. पेमेंट टू कल्टीवेटर, किसान को जब पेमेंट करते हो वो लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है. पेमेंट टू कल्टीवेटर्स मतलब तब भी चलेगा. पेमेंट टू अ पर्सन who resides in a village not connected with the bank. बहुत सारा आप लोग बिहार यूपी में जानते हैं, बहुत सारा वेरी रिमोट एरिया है जहां पर बैंक नहीं पहुंचा है अभी तक. तो वो लोगों के लिए अगर कैश में पेमेंट करोगे तो डिसअलाउ नहीं होगा. स्पेशली कॉटेज इंडस्ट्री में ये चलता है. पेमेंट मेड when bank closed due to strike, हॉलीडे. कभी कभी हो जाता है ना, 3 दिन लगातार बैंक हॉलीडे है और आपको 2 दिन के भीतर पेमेंट करना ही पड़ेगा. उन दैट टाइम आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट फॉर 2 बिल्स जो मैंने बोला था इन अ सिंगल डे
but none of the bill amount exceeding rupees 10,000. ओके, गुड। तो ये सब एक्सेप्शन था। तो डिसअलाउड कितना लिख दिया था तब भी, अमाउंट पेड इन कैश, but you can pay in amount, but pay in bank draft, account payee, that is cross check, NEFT, RTGS, ये सब पेमेंट अलाउ है, लेकिन कैश और बैरर चेक अलाउ नहीं है 10,000 से ऊपर। चलिए इसका भी छोटा एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। मतलब 40A2 बोल रहा है अनरीजनेबल एक्सेसिव, 40A3 बोल रहा है सर आप एक्सपेंसेस करो नो इशू, बिजनेस एक्सपेंसेस ही करो नो इशू, लेकिन वो कैश में होना नहीं चाहिए। मतलब 10,000 तक मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन 10,000 से ऊपर नहीं होगा। लेकिन सर मल्टीपल बिल एक ही बंदे को दे रहा हूँ 10,000 में, नो प्रॉब्लम। कंडीशन किसी बिल का वैल्यू 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वेरी स्ट्रिंजेंट फॉलो करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पार्ट स्पेशली। कैश में पेमेंट करोगे तो मरोगे एकदम, अलाउ ही नहीं करेगा। जो लोगों का पर्सनली बिजनेस है वो याद रखना, कभी भी कैश में पेमेंट नहीं करना। ना कैश में लॉस ले सकते हो, लेकिन पेमेंट कभी कैश में मत करना। तो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज बैंक में पे करोगे तो आपका तो खाता में रहेगा। डन। चलिए प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। इसको कॉपी उतार लीजिए पहले। Computation illustration 2. Computation of allowable and disallowable expenses previous year 2019-20. Amount allowed disallowed चाहे तो कुछ रीजन आपका लिख सकते हो, रीजन लिखना अनिवार्य नहीं है। ए मिस्टर रहमान का ऑब्वियसली
First, payment to supplier of goods for a bill 12,000 in cash. Payment for purchase in cash amount 12,000. तो पूरा ही कैश में दिया. अलाउड नील. इवन ये बिजनेस एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, बिजनेस पर्पस के लिए लीगल है. 12,000 अंडर सेक्शन 43. पेड इन कैश. पेड इन कैश इन सिंगल बिल. सिंगल डे. सही, तो ये सब नहीं बोला, एज्यूम कर लेते. स्पेसिफिकली नहीं बोलते तो एज्यूम करेंगे सिंगल भी बिल था और सिंगल डे में ही हुआ था. मतलब एक ही दिन में काम हुआ था. 12,000 तो अलग अलग दिन, 6,000 करके नहीं हुआ है. कुछ नहीं बोलेगा तो ये एज्यूम करना. पेमेंट टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल 18,000 in cash, 2 installment. Payment for raw material in cash 18,000. बोलिए तो क्या होगा? 2 इंस्टॉलमेंट 9,000 करके दे रहा है, दोनों ही कैश में. पूरा ही अलाउड, राइट? वाई सर? 9,000 is entirely paid in cash but in 2 different days. Disallowed nil. Paid in cash in 2 different days. सर यहाँ पर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, नहीं, बिकॉज ये रहमान का है और फर्स्ट इलस्ट्रेशन 1 सब अलग अलग था. रशीद था, रहमान था, राहुल था, लेकिन ये सिर्फ रहमान का ही सब डेटा है. सी, पेमेंट टू कल्टीवेटर फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड. पेमेंट टू कल्टीवेटर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना? 15,000 in cash. Allowed or not? Very much allowed. Nil. Why? Exception under section 40A3 allowed है. नोट्स देख लो. Payment of interest in cash. Payment of interest in cash. कितना? Payment of interest in cash to bank. बेटा मैंने एक चीज लिखना भूल गया था, वहां पर पेमेंट टू गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस स्ट्रोक बैंक लिख लेना. एक्सेप्शन में प्लीज आप लोग लिख लीजिए. एक्सेप्शन में गवर्नमेंट बैंक अलग है, मतलब बैंक को आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं. प्लीज थोड़ा एक बार लिख लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा. मेरा पीडीएफ में है लेकिन बोर्ड में मैंने लिखना भूल गया. बैंक कितना? पेमेंट फॉर इंटरेस्ट 12,000 20,000 नील. एक्सेप्शन under section 40A3 as paid to bank. E, payment to supplier for 2 bill in cash, rupees 8,000 for bill 1, rupees 9,000 for bill 2 in a single day. Payment to a single supplier for 2 bills in a single day.
एक ही सप्लायर को दो बिल के लिए एक ही दिन पेमेंट कर रहे हो, दोनों बिल का वैल्यू 10,000 एक्सीड नहीं कर रहा है, तो 17,000 पूरा ही 17,000 अलाउड नील। रीजन क्या है? नॉन ऑफ द बिल एक्सीडिंग ₹10,000, कोई बिल 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा था। पेमेंट टू सप्लायर 40,000 इन कैश ड्यूरिंग द प्राइम स्ट्राइक। पेमेंट टू सप्लायर ड्यूरिंग बैंक स्ट्राइक, बैंक स्ट्राइक, और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो सप्लायर माल नहीं देगा, तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, कैश में ही देना पड़ेगा। 40,000 अलाउड, 40,000 नील। ये भी कवर करता है एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 40A3, पेमेंट ड्यूरिंग स्ट्राइक। जी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रू अकाउंट पे चेक। पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रू bearer अकाउंट पे ना bearer चेक ना अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक। अगर बेरर होता तो पूरा ही इज अलाउड। 25,000 अलाउड नील। वाई? एक्सेप्शन पेमेंट थ्रू bearer check, account पे check। फाइन, तो टोटल आपका अमाउंट ये है, अलाउबल है इतना, डिसअलाउड है इतना, सिर्फ 12,000 डिसअलाउड है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टोटल अमाउंट कितना था, 30 प्लस 35 प्लस 57 प्लस 25, 1,47,000 आपने टोटल खर्चा किया। डिसअलाउ हुआ था 12,000, 1,35,000 आपका अलाउबल है। ओके, एक स्टूडेंट मुझे एक बार सवाल किया था, सर पहले कौन सा आता है, अलाउबल ना डिसअलाउड? याद रखिएगा, पहले देखिएगा एक्सपेंसेस अलाउड है और नहीं। अगर एक्सपेंसेस अलाउड है उसके बाद आप चेक कीजिएगा क्या ये तीनों सेक्शन के भीतर वो डिसअलाउड होता है। ओके, तो पहले अलाउ एट ऑल एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस बोल के अलाउ है और नहीं हो देखिए, उसके बाद चेक कीजिए क्या अनरीजनेबल एक्सेसिव है, क्या कैश में पेमेंट कर रहा है, ये सब। ठीक है, तो मैंने इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 दो प्रोविजन के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया। आप लोग आराम से कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। हाँ, आप लोगों के भीतर में जो जो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट क्लास नंबर 9 में एक चीज़ आपका रहेगा, कैश बेसिस 43B वो कराऊंगा, नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस कराऊंगा। उसी दौरान मैं ये सब ये आइटम जैसे प्रॉब्लम के भीतर डालता हूँ ना, वही करके आप लोगों को दिखाऊंगा उस दिन, मतलब क्लास नंबर 9 में ही वो हो जाएगा। आज के लिए आप लोग सिर्फ इतना अलाउड डिसअलाउड का कॉन्सेप्शन क्लियर रखिए, उसके बाद नेक्स्ट दिन देखेंगे। क्लास 9 हाँ 9 नंबर क्लास में ही आपका पूरा प्रोविजन खत्म। उसके बाद हम लोग 2 दिन लेंगे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। ओके, 2-3 प्रॉब्लम देंगे, उसका सॉल्यूशन कर देंगे, बस हम लोग का चैप्टर खत्म। और 3 दिन क्लास लगेगा, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन, ये पीजीपीपी का चैप्टर खत्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जा सकेंगे। कॉपी कीजिए।